आज हम शुरू करते हैं अलाइनमेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर विद ए वेक्टर v। वेक्टर v हमारे पास एक गिवन वेक्टर है और k हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है। अगर हम ये अलाइनमेंट कर लेते हैं तो हमारे काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाएंगे 3D के अंदर, जैसे रिफ्लेक्शन अबाउट आर्बिट्रेरी एक्सिस, रोटेशन अबाउट आर्बिट्रेरी एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट आर्बिट्रेरी प्लेन। तो इन सब के आंसर्स के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इसको ढंग से समझना पड़ेगा। द अलाइनमेंट ऑफ ए वेक्टर v विद ए यूनिट वेक्टर k। इसके लिए हमारे पास दो वेक्टर है, एक है k दैट इज ए यूनिट वेक्टर और दूसरा वेक्टर है v। वो एक गिवन वेक्टर है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। k जो हमारा एक यूनिट वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड 1 है और कोई डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, और नॉर्मली जो हमारा k है दैट इज अलोंग z एक्सिस। सो we are doing what we are aligning a vector v with z axis। अब मान लीजिए हमारे पास, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि वेक्टर v क्या है। वेक्टर को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है p, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 5। ये पॉइंट 3D में है। जो 2 है दैट इज 2 यूनिट टुवर्ड x एक्सिस, 3 यूनिट टुवर्ड y एक्सिस, 5 यूनिट टुवर्ड z एक्सिस। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है। अब हम लोग इस पॉइंट को अपने 3D के ऊपर ड्रॉ करते हैं। 2 यूनिट टुवर्ड x एक्सिस। x एक्सिस की तरफ हमारा यूनिट वेक्टर है i कैप, y एक्सिस की तरफ है j कैप और z एक्सिस की तरफ है k कैप। तो अब हमने क्या करना है, वेक्टर v को यूनिट वेक्टर k के साथ अलाइन करना है। तो हम शुरू करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ये 3 एक्सिस हैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तरफ हमारा x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, और x एक्सिस की तरफ हमारे पास है i कैप, y एक्सिस की तरफ है j कैप और z एक्सिस की तरफ है k कैप। ठीक है जी। तो हमारे पास ये 3 यूनिट वेक्टर है, यानी कि हमारे पास ये 3 डायमेंशंस हैं। एक है x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, और ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास एक पॉइंट है 2, 3, 5। अब उस पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट से हम लोग अगर एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, तो इस वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज 2 i कैप, 2 यूनिट टुवर्ड्स x एक्सिस, 3 j कैप, 3 यूनिट टुवर्ड्स y एक्सिस एंड 5 k कैप दैट इज 5 यूनिट टुवर्ड z एक्सिस। तो ये है हमारा वेक्टर v। सो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर v। अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर v को z एक्सिस के साथ अलाइन करना है। याद रहे ये पॉइंट स्पेस में है, दिस पॉइंट इज इन द स्पेस। सो अब हम अगर नॉर्मल फॉर्म में लें तो हमारे पास
जनरल फॉर्म में v की डेफिनेशन है वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप। इस वेक्टर v को हमने z एक्सिस के साथ अलाइन करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने डेफिनेशन ली है। अब यहाँ पे हम लोग, ये है हमारा पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, 5 और वी कैन से Vx, Vy, Vz अगर हम जनरल फॉर्म में लेंगे तो, राइट जी। अब हम लोग यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स ओरिजिन। तो दिस इज ए वेक्टर V and defined as Vxi cap, Vyj cap and Vzk cap. अब ये जो हमारा वेक्टर है V, इस वेक्टर को अगर मैं, ये वेक्टर हमारा स्पेस में है, ये पॉइंट P हमारा स्पेस में है, अगर इस पॉइंट को मैं ZY प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट कर दूंगा तो ये प्रोजेक्शन के बाद P विल बी प्रोजेक्टेड ऑन द ZY प्लेन एंड इट विल बिकम P1। तो P1 के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो Vy और Vz इसके कोऑर्डिनेट ये रह जाएंगे। सिमिलरली अगर P को मैं XZ प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा तो इसका y 0 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे Vx, Vy एंड Vz। और सिमिलरली अगर इसको मैं XY प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा तो हमारे पास जो प्रोजेक्शन के बाद पॉइंट आएगा, लेट दिस पॉइंट विल बी V3 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे Vx, Vy और Z 0 हो जाएगा। So we have the projection of point P in the space on the xz plane, yz plane and xy plane. जब ये yz plane पे होगा तो it will be P1, xz plane पे होगा तो it will be P2 और xy plane पे होगा तो it will be P3। अब हम आगे चलते हैं। अब इस वेक्टर v को z एक्सिस के साथ हमने अलाइन करना है। तो हमारे पास पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में हम लोग पॉइंट P को या वेक्टर v को रोटेट करके XZ प्लेन के ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि इसको रोटेट करके XZ के ऊपर लेके जाएंगे। और जब ये रोटेट करके XZ प्लेन के ऊपर जाएगा तो ये जो रोटेशन होगी, जो एंगल होगा हमारे पास, दिस एंगल विल बी एंगल थीटा, और ये रोटेशन होगी रोटेशन अबाउट x एक्सिस, रोटेशन अबाउट x एक्सिस बाय एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये जो रोटेशन है, दिस रोटेशन विल बी पॉजिटिव रोटेशन। सो ये रोटेशन, दिस रोटेशन इज रोटेशन along x axis by an angle theta in anti-clockwise direction. ठीक है बेटा जी। सेकंड स्टेप क्या होगा? जब ये रोटेट करके XZ प्लेन पे पहुंचेगा, उसके बाद हम दूसरी रोटेशन करेंगे। उस रोटेशन में हम इस पॉइंट को, इस वेक्टर को Z एक्सिस के साथ अलाइन करने के लिए इसको रोटेशन करेंगे, रोटेशन अलोंग Y एक्सिस बाय एन एंगल फाई। अब ये जो रोटेशन है
ये रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्लॉकवाइज होगी, सो दैट इज़ वाई दिस रोटेशन इज़ नेगेटिव रोटेशन। तो अल्टीमेटली हम लोग वेक्टर v को z एक्सिस के साथ अलाइन करने के लिए दो स्टेप्स करेंगे। पहले वेक्टर v को रोटेट करेंगे अलोंग x एक्सिस ताकि उसको xz प्लेन पे लेके आया जाए। फिर हम उसके बाद सेकंड रोटेशन करेंगे, रोटेशन अलोंग y एक्सिस बाय एन एंगल फाई, ताकि हम इसको z एक्सिस के साथ अलाइन कर सकें। हम आगे चलते हैं। अब हमारा मकसद क्या है कि हमने अलाइनमेंट ऑफ वेक्टर v विद k इज बाय टू स्टेप, रोटेशन अबाउट x एक्सिस बाय एन एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन अबाउट y एक्सिस बाय एन एंगल फाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज ए नेगेटिव रोटेशन। तो ये दो रोटेशन मैट्रिक्स को हम कैलकुलेट करके इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वी विल हैव ए अलाइनमेंट वेक्टर v विद वेक्टर k। तो अब हम लोग स्टार्ट से चलते हैं। फर्स्ट स्टेप, हम रोटेशन अबाउट x एक्सिस बाय एन एंगल थीटा करते हैं। तो रोटेशन अबाउट x एक्सिस बाय एन एंगल थीटा के लिए हमारे पास जो रोटेशन मैट्रिक्स है वो है 1 0 0 0 cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 1। दिस इज द रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट x एक्सिस अलोंग बाय एन एंगल थीटा। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास दो चीज़ें हैं, cos थीटा और sin थीटा। हमारा मेन मोटिव क्या है? cos थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना और sin थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना। सेकंड स्टेप है रोटेशन अबाउट y एक्सिस अलोंग y एक्सिस बाय एन एंगल -फाई। तो रोटेशन अबाउट y एक्सिस की हमारे पास मैट्रिक्स होती है cos ऑफ फाई 0 sin ऑफ फाई -फाई। यहाँ cos ऑफ -फाई का cos फाई हो जाएगा, sin ऑफ -फाई का हम लोग माइनस साइन फाई हो जाएगा। यस, माइनस साइन फाई 0 cos ऑफ फाई, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और ऑफ कोर्स यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि ये हमारी रोटेशन क्लॉकवाइज है। दैट इज़ वाई वी विल टेक -फाई। तो cos ऑफ -फाई is cos phi and sin of -phi is minus sin phi. Sin of -phi is minus sin phi. तो ये हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स क्या बनेगी? तो ये बन जाएगी cos of phi cos of phi 0 माइनस साइन फाई 0 0 1 0 0 साइन फाई, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा cos फाई 0 0 0 0 1। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गई। दूसरी मैट्रिक्स आ गई रोटेशन अलोंग y एक्सिस बाय एन एंगल ऑफ -फाई। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन दो चीज़ें हैं, cos फाई एंड साइन फाई। तो हमारा मकसद क्या है कि हमने cos फाई और साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने क्या कैलकुलेट करना था? साइन थीटा cos थीटा। सेकंड में cos फाई साइन फाई। इनकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास पुट करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास अलाइनमेंट ऑफ वेक्टर v विद वेक्टर k की मैट्रिक्स आ जाए। तो अब हमारा मकसद क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? cos थीटा साइन थीटा और cos फाई साइन फाई। पर हमारे पास गिवन क्या है? vx, vy और vz, जैसे कि 2 3 5 स्टार्टिंग में बताया था, ये हमारे पास गिवन है, राइट। तो अब हमें cos थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू और cos फाई
और साइन फाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी एक्स, वी वाई और वी जेड कैलकुलेट करनी है और उन्हें मैट्रिक्स में पुट कर देना है और हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी। क्योंकि गिवन हमारे पास वी एक्स, वी वाई, वी जेड है, तो हमें कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस फाई, साइन फाई की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ वी एक्स, वी वाई और वी जेड कैलकुलेट करनी। ओके, तो बेटा जी अब हम लोग मकसद क्या है हमारा कि हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ये है हमारा z एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस। तो हमारे पास एक पॉइंट था P, अब बेटा ये लॉजिक समझना है आपने, इसी के ऊपर सारा आपका है। ओके, तो ये था हमारा एक वेक्टर P, वेक्टर V था ये, दिस वाज अवर वेक्टर V। इसको हम लोग अलाइन करना चाहते थे किसके साथ? Z एक्सिस के साथ। ये Z है, ये है हमारा Y और ये है हमारा X और ये एक पॉइंट P है। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं VX, VY और VZ। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करना चाहते हैं? रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस बाय एन एंगल थीटा, यानी कि मैं इसको रोटेट करके यहाँ पे इस z एक्सिस प्लेन के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, एक्स जेड प्लेन के ऊपर इसको रोटेट करके लेके जाना चाहता हूँ। पर मैं क्या करता हूँ, पहले इस रोटेशन के लिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो है वेक्टर v है, ये स्पेस में है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक यूज करता हूं, मैं पहले इस पॉइंट को प्रोजेक्ट कर देता हूं जेड वाई प्लेन के ऊपर। इस पॉइंट को, इस वेक्टर v को मैं प्रोजेक्ट कर देता हूं जेड वाई प्लेन के ऊपर। जब ये जेड वाई प्लेन के ऊपर जाएगा तो इसका vx 0 हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे। अब मान लीजिए ये जो हमारा वेक्टर है, ये मैंने इसको जेड वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ। अब मैं इसको रोटेट करके, इसको मैं अब रोटेट करके यहां पे लेके जाऊंगा एंड दिस रोटेशन इज इक्वलेंट टू दिस रोटेशन। समझो बच्चे, अगर मैं P को प्रोजेक्ट कर देता हूं
ZY प्लेन के ऊपर मैं P को प्रोजेक्ट कर रहा हूं ZY प्लेन के ऊपर, और देन फिर ये रोटेशन कर रहा हूं बाय एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री, एंड दिस रोटेशन विल बी इक्विवेलेंट टू दिस रोटेशन। समझ लगी बच्चे ये चीज? बोलो बेटे, क्लियर हुई ये यस चीज? सर। यस सर। वेरी गुड। तो मकसद क्या है कि मैंने पहले इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो ये जो है हमारा एंगल जो है, ये एंगल है हमारा एंगल ऑफ, तो देखो बच्चा, ये जो है हमारा, ये डॉटेड लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा, और ये हमारा यहां से एक अगर परपेंडिकुलर आएगा तो दिस परपेंडिकुलर इज वी वाई, राइट बेटे, और ये हमारा होगा वी जेड, दिस थिंग इज वी जेड, ये जो चीज है ये है हमारी वी जेड। मैं एक लाइन ही ड्रॉ कर देता हूं यहां से, दिस इज वी जेड एंड दिस इज आवर वी वाई एंड दिस इज आवर वी वाई। तो ये हमारा O है, मान लो ये है हमारा A, तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं O A P1, मकसद क्या है मेरा, कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड आउट करना, तो उसके लिए ही ये सारा कुछ कर रहा हूं मैं। और ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी जिसमें हमारा परपेंडिकुलर हुआ AP1 इज योर परपेंडिकुलर एंड दैट इज VY, और जिसमें हमारा जो बेस हुआ दैट इज OA इज अवर बेस, दैट इज VZ, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ OP1 इज अवर हाइपोटेन्यूज। तो OP1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर VY स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर VZ स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट बेटा। तो हमारे पास जो OP1 है वो आ गया VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है जी। इसको मैं स्मॉल, बार बार इतना बड़ा लिखने की बजाय इसको मैं ऐसे लिख दूं तो दैट वुड बी गुड, इट इज ए मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको मैं ऐसे एक नोटेशन दे देता हूं। तो हमारे पास कॉस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है VZ ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर, और साइन थीटा क्या आ गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास VY, VY ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसको मैं जनरल स्मॉल टर्म में लिख देता हूं VZ ओवर दिस एंड VY ओवर दिस, ठीक है बेटा जी। तो मेरा मकसद क्या था, आर एक्स थीटा फाइंड आउट करना, आर एक्स थीटा को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, कॉस थीटा साइन थीटा, और मैंने यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज निकालनी है, और जिसको मैं किस में पुट कर दूंगा, अपनी इस मैट्रिक्स में पुट कर दूंगा, और ये मेरे पास जो मैंने आपको बताया है, समझाया था, जब तो ये मेरा जो आपको डायग्राम में हमने बताया है, समझाया था, तो ये है, ये हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास निकल आई है, दिस,
ठीक है जी। तो चलो ये रोटेशन मैट्रिक्स आप देख लो, ये आपको नोट्स आपको दिए भी हुए हैं, दोबारा भेज दूंगा। तो ये हमारे पास रोटेशन मैट्रिक, रोटेशन अबाउट एन एक्स एक्सिस बाय एन एंगल थीटा। तो ये हमारे पास वी जेड कॉस थीटा का वी जेड ओवर दिस, और ये हमारे पास आर थीटा एक्स निकल आई। ठीक है बेटा जी, क्लियर हो गया। तो जब हम लोग मतलब ये है कि अब हमने अगर आर ऑफ ये निकाल लिया है, तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आ गई है, इस मैट्रिक्स में कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट करके हम लोग ये नतीजे पे पहुंच गए हैं। और ये रोटेशन मैट्रिक्स जो हमने निकाली है, दिस रोटेशन इज एप्लीकेबल और इक्विवेलेंट टू दिस। तो यानी कि अगर हम लोग आर एक्स थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो p है, यानी जो वेक्टर v है, वो रोटेट होके एक्स जेड प्लेन के ऊपर आ जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ये है सेकंड स्टेप। सो दिस इज अवर this is our z axis, this is our y axis, and this is our x axis। और ये हमारा z है, x है, ये y है। और अब हम लोग 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हैं। ठीक है बेटा, और ये हमारा है ओरिजिन। पहली रोटेशन के बाद हमारा जो वेक्टर है वो, पहली रोटेशन के बाद हमारा जो वेक्टर है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है जी। अब हमारा अगला काम क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इस वेक्टर को रोटेट करके z एक्सिस के साथ अलाइन कर देना। और ये जो एंगल है दिस इज फाई, और ये जो रोटेशन है, रोटेशन अबाउट फाई फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारे पास -5 हो जाएगा। तो हमारे पास अगला कैलकुलेशन क्या है, -5 और विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, रोटेशन बाय एन एंगल ऑफ -5 विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो उस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आएगा, cos फाई और sin फाई। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है cos फाई और sin फाई को कैलकुलेट करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटे, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं यहां। ठीक है जी। तो मेरे पास मान लो ये हो गया B, और ये तो हमारा P1 है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई OP1B। आपको याद होगा P1 वहां हाइपोटेन्यूज था, और इसकी वैल्यू थी Vy² प्लस Vz² अंडर रूट। ये हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली थी ना, तो दिस इज सेम P1, राइट। और ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, दिस इज अवर Vx, राइट, दिस इज अवर Vx। ठीक है बेटा जी। अब हमारे पास ये है हमारा बेस। इसमें हमारा बेस क्या होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल में
OP1B में OP1 is our base, and of course P1B is our perpendicular. So OP1 is our base here, and P1B is our perpendicular, and of course OB is our hypotenuse. ठीक है बेटा जी, समझ लग गई? यहाँ पे एक थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ। राइट बेटा, तो हमारे पास बेस यानी कि OP1 यानी कि बेस जो है वो है VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर, और जो हमारे पास P1B यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो है VX। तो हमारे पास जो बनेगा हाइपोटेन्यूज दैट इज OB, दैट इज VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर। ओके, तो OB इज, मैं इसको जनरल टर्म में, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ V। कोई भी वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर मान लीजिए हमारे पास VXI प्लस VYJ प्लस VZK, तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो दैट विल बी VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर अंडर रूट होगा, और मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज a magnitude of vector V, so OB is equal to this। तो हमारे पास cos of phi क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, दिस इज VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, OB, दैट इज अवर हाइपोटेन्यूज, एंड दैट इज VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर। मैंने आपको बताया था मैं इसको जनरल टर्म में ऐसे लिख दूं और इसको जनरल टर्म में ऐसे लिख दूं फटाफट मेरा, ताकि ज्यादा बड़ा ना लिखना पड़े। इसको मैंने सिंपल ये नोटेशन दी हुई है, इसको ये नोटेशन, ठीक है जी। और इसी तरीके से साइन फाई क्या होगा, साइन फाई विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है VX, तो VX ओवर हाइपोटेन्यूज VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस VZ स्क्वायर, एंड दिस इज VX ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ V। तो यानी कि यहां से हमने फिर cos ऑफ फाई और साइन ऑफ फाई की जो वैल्यू है वो निकाल ली है इन टर्म ऑफ VX, VY, VZ, जो कि स्टार्टिंग में हमें गिवन थे। और इन वैल्यूज को हम लोग हमारे पास जो रोटेशन मैट्रिक्स थी उसमें पुट कर देते हैं। रोटेशन अबाउट y एक्सिस बाय एन एंगल ऑफ -फाई, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी ये सारा बेटा मैंने करके बताया हुआ है। और हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी, ठीक है जी। cos ऑफ फाई दैट इज VP ओवर V, साइन ऑफ फाई ये, मैं ऊपर पहले लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो अब जब हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स आ गई हैं, सेकेंड क्या हो गया इसको, थैंक यू कर रहे हो। ओके, तो अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हमारे पास आ गई हैं। ओके, ये दो मैट्रिक्स हमारे पास आ गई हैं। अब हमने क्या किया,
कॉस फाई और साइन फाई की वैल्यू निकाल ली है, कॉस फाई और साइन फाई की वैल्यू निकाल ली है, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है। इनको हमने इन दो मैट्रिक्स में पुट कर दिया है। यहाँ पे जो ये है आपको मैंने बताया था, दिस इज वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र प्लस वी जेड स्क्र अंडर रूट, और जो है आपके पास वीपी वो है हमारे पास वी वाई स्क्र प्लस वी जेड स्क्र। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मैंने लिखा हुआ है नीचे देखिए। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स आ गई। दिस इज अवर फाइनल मैट्रिक्स। तो ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स आ गई। दिस इज ए अलाइनमेंट वेक्टर मैट्रिक्स, अलाइनमेंट ऑफ वेक्टर वी विद वेक्टर के। तो ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स हो जाता है यार इसको। तो दिस इज अवर फाइनल मैट्रिक्स, अलाइनमेंट ऑफ वेक्टर वी विद वेक्टर के। तो इस मैट्रिक्स को हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। इस मैट्रिक्स को हमें याद करना पड़ेगा। हमें वेक्टर वी गिवन होगा, वी हैव ए वेक्टर वी गिवन, दैट इज मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये है मान लो वेक्टर वी। तो इसमें vx क्या हो गया 2, vy क्या हो गया 3, vz क्या हो गया 5। अब हमारे पास 2 3 5 आ गया, तो आप क्या करो, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालो। वो क्या निकलेगा vx स्क्वायर vy स्क्वायर vz स्क्वायर, और फिर vp निकालो। वो क्या निकलेगा vy स्क्वायर vz स्क्वायर, दैट इज 9 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 4 38, this is under root 38, and this is 9 plus 25 34 अंडर रूट 34। ये दोनों चीजें निकल आई, इन दोनों चीजों को यहाँ पे पुट कर देंगे तो वी विल हैव, तो इन चीजों को यहाँ पुट करने से हमारे पास हमारे अलाइनमेंट ऑफ वेक्टर वी विद वेक्टर के निकला है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर इसमें रोटेशन विद वाई एक्सिस वाला किया है ना हमने, क्लॉकवाइज ऊपर जो इसकी स्टेटमेंट दी है, इसमें माइनस वाई जेड अपॉन आगे कैसे आया है, उसमें साइन फाई की वैल्यू दी हुई है, इसमें वी एक्स नहीं आएगा बेटे कहाँ पे? फर्स्ट एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस वाली मैट्रिक्स में? सर वाई एक्सिस वाली मैट्रिक्स में, ये वाली इसमें। हाँ सर रोटेशन, वो ए वेक्टर ऑफ के निकाला है ना नीचे, उसमें वी जेड आपने लिखा हुआ, उसमें वी एक्स नहीं आएगा? कहाँ बेटे? ये आप कह सर रहे हो नीचे यहाँ? करो। यहाँ पे? नो सर, सर नीचे। हाँ कहाँ बेटा? ये सर मैट्रिक्स निकाली है ना दोनों की, जब मल्टीप्लाई करनी है वहां ओके वो दोनों ओके ओके मैट्रिक्स ओके में ओके लिखा हुआ। ओके, यहाँ पे सर ये वाई जेड लिखा ना यहाँ, ये फर्स्ट मैट्रिक्स में साइन फाई की वैल्यू जो थी यस वहां ऑफ माइनस वाई कोर्स ऑफ जेड लिखा है। कोर्स, हाँ ये है, ये है हमारा कॉस, कॉस ऑफ फाई, और ये है हमारा साइन ऑफ, हाँ यहाँ ऑफ कोर्स वी एक्स आएगा, हाँ यहाँ वी एक्स आएगा, ये गलती बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ वी एक्स आएगा। सर फिर उसकी नीचे वो मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई करके गलत आ रही नहीं है। गलत नहीं आएगी वो बेटा, हमने ना सीधा ही लिख दिया, उसको गलत नहीं किया, ये मैंने ना सीधा ही वहां से लिख दिया, ये लिखते लिखते राइटिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। ओके। मैट्रिक्स गलत नहीं आएगी,
मैट्रिक्स यही है कि यहाँ Vx ही आएगा, Vx और Vx बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और ये मतलब जब नोट्स बना रहा था तो इसमें यहाँ से ZX आपस में हो गए लिखते, ठीक है। ओके, यहाँ Vy Vz Vz और यहाँ पे आपका Vx और ये, ठीक है ना। ये है आपका cos थीटा और ये भी cos थीटा, ये है आपका sin थीटा, सॉरी cos फाई sin फाई और ये cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया बच्चे, कोई डाउट sir. बोलो। यस सर। तो ये मैट्रिक्स हमें याद रखनी है, ये मैट्रिक्स हमें अलाइनमेंट मैट्रिक्स है। ओके, अब अगर अनवर्स करना हो, यहाँ पे एक पॉइंट देखो बच्चे। ओके, तो हमारे पास अलाइनमेंट मैट्रिक्स ये है। तो अगर मुझे इनवर्स अलाइनमेंट करनी हो तो मैं इसका आई विल राइट दिस, ठीक है जी। दिस इज द इनवर्स अलाइनमेंट, दिस इज अलाइनमेंट, दिस इज इनवर्स अलाइनमेंट, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, दिस इज अलाइनमेंट ऑफ वेक्टर v विद वेक्टर k, ठीक है। किसी भी वेक्टर को z एक्सिस के साथ अलाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहते हो कि ओके जी, लो जी, इस वेक्टर की अलाइनमेंट वेक्टर k के साथ होगी, यानी z एक्सिस के साथ होगी, राइट। अब देखो जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो क्या है, रोटेशन अबाउट आर्बिट्रेरी एक्सिस, rotation about arbitrary axis not located at the origin। अब मैं आपको वही वीडियो दोबारा दिखाता हूं VLC में जो पहले आपको दिखाई थी, देखो। This is the situation, this is the rotation, दरवाजा बंद कर। this is the rotation about axis when the axes are not located at the origin। origin क्यों नहीं है, एक मिनट, ये देखो, एक मिनट, ये इसका जो ओरिजिन है ये हमारे ओरिजिन पे लोकेटेड नहीं है। यानी दो केस हो सकते हैं, अगर तो ये लोकेटेड है तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इसका एक्सिस इज नॉट लोकेटेड एट ओरिजिन, ये एक्सिस ओरिजिन पे लोकेटेड नहीं है, ये जो एक्सिस है ये, एक सेकेंड, ये हमारा जो एक्सिस है ये है आपका, चलो ये जो हमारा एक्सिस है ये है x0 y0 z0, ठीक है बेटा जी। ओके, जो एक्सिस का ओरिजिन है वो हमारे पास है x0 y0 z0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस एक्सिस के ओरिजिन को अपने ओरिजिन पे लेके आना है, इस एक्सिस के ओरिजिन को अपने ओरिजिन पे लेके आना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसलेशन। पहला स्टेप क्या होगा, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन कौन सी होगी, नेगेटिव ट्रांसलेशन, पता है बेटा जी ये। और इसकी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 माइनस x0, 0 1 0 माइनस y0, 0 0 1 माइनस z0 और 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है जी। तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दिस इज रोटेशन अबाउट आर्बिट्रेरी एक्सिस। तो पहले हमने क्या किया कि जो हमारा एक्सिस था वो ओरिजिन पे नहीं था, तो उसको ओरिजिन पे लेके आए, तो उसको हम लोग ओरिजिन पे लेके आए, ठीक है जी। ये ओरिजिन पे आया, तो इसको ओरिजिन पे ले जाने के लिए हमने पहले क्या ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ी, दैट इज नेगेटिव ट्रांसलेशन, राइट बेटा जी। अब आगे देखो, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि इस एक्सिस को अलाइन करना है विद
z एक्सिस। तो मुझे अलाइनमेंट करने के लिए सेकंड स्टेप क्या यूज करना पड़ा? अलाइनमेंट ऑफ आर्बिट्रेरी एक्सिस। मैं मान लो आर्बिट्रेरी एक्सिस को v बोल देता हूं, v विद z एक्सिस। आर्बिट्रेरी एक्सिस हमारा v हो गया, कोई वेक्टर हो गया, एनी वेक्टर इज एन आर्बिट्रेरी एक्सिस। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। क्या किया? अलाइनमेंट की। राइट बेटा जी? ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ओके, अब रोटेशन अबाउट z एक्सिस की। तो थर्ड स्टेप क्या था हमारा? रोटेशन अबाउट z एक्सिस। थर्ड स्टेप हमारा रोटेशन अबाउट z एक्सिस बाय गिवन एंगल। मान लो हमारे पास कोई भी एंगल था डेल्टा, कोई हमारे पास डेल्टा एंगल था कि एक रोटेशन करो, रोटेशन अबाउट आर्बिट्रेरी एक्सिस बाय एन एंगल डेल्टा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था हमारा। तो हमने पहले क्या किया? उस आर्बिट्रेरी एक्सिस को ओरिजिन पे लेके आए, फिर उसको z एक्सिस के साथ अलाइन किया, फिर रोटेशन अबाउट z एक्सिस बाय गिवन एंगल डेल्टा किया, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? इनवर्स अलाइनमेंट किया। एक्सिस को अपनी लोकेशन पे, जो अलाइनमेंट करके हम एक्सिस को अपनी लोकेशन पे लेके आए थे, उसकी हमने इनवर्स अलाइनमेंट की। राइट बेटा जी? फिर देन उसके बाद क्या किया? ट्रांसलेशन की। उस ट्रांसलेशन से क्या होगा? वो वापस अपने ओरिजिन पे चला जाएगा। तो अगला स्टेप क्या था हमारा? स्टेप नंबर 5, ट्रांसलेशन। अब हम लोग ओरिजिन से दूर जा रहे हैं, तो दिस विल बी पॉजिटिव ट्रांसलेशन। समझा? तो ये 5 स्टेप करने से हमारे पास जो है वो रोटेशन अबाउट आर्बिट्रेरी एक्सिस व्हेन द एक्सिस इज नॉट लोकेटेड एट ओरिजिन। अगर हमारा एक्सिस ओरिजिन पे लोकेटेड होगा, अगर हमारा एक्सिस ओरिजिन पे लोकेटेड होगा, तो हम लोग ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप मिस कर देंगे। फिर हम लोग सिर्फ 4 स्टेप करेंगे, क्योंकि हमें ओरिजिन पे लाने की जरूरत ही नहीं है ना। उस आर्बिट्रेरी एक्सिस को ओरिजिन पे लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओरिजिन पे अगर गिवन होगा तो पहला स्टेप और आखिरी स्टेप नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा कि रोटेशन अबाउट आर्बिट्रेरी एक्सिस व्हेन एक्सिस इज लोकेटेड एट ओरिजिन, तो हमारे पास दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप होगा। लेकिन अगर हमारे पास होगा कि व्हेन एक्सिस का जो ओरिजिन है, एक्सिस इज नॉट लोकेटेड एट ओरिजिन, तो हम लोग ये 5 स्टेप करेंगे। पहले ट्रांसलेशन किया, क्योंकि उस एक्सिस का ओरिजिन पे लोकेशन नहीं था, तो उसको ओरिजिन पे लेके आए। फिर उस एक्सिस को अलाइनमेंट की। अब अगर आपको ये अलाइनमेंट मैट्रिक्स आती होगी, पता होगी, ओनली देन यू कैन डू दिस। फिर उसको रोटेशन अबाउट z एक्सिस की, फिर इनवर्स अलाइनमेंट किया, देन ट्रांसलेशन करके उसके ओरिजिन को वापस अपनी जगह पे ले गए। तो आप यहाँ पे देखिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर इसका न्यूमेरिकल आ सकता है इसी का ही? नहीं, न्यूमेरिकल नहीं इसका आ सकता। यू डोंट वरी अबाउट दैट। इतना टफेस्ट काम नहीं है हमारे पास, सिंपल काम है। बस मैंने आपको समझाना था ये चीज, क्योंकि अगर आपको कल को आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो, वहां पे भी आपको ये चीजें आती हैं, तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। ठीक है कि नहीं? ओके सर। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो या आप
कुछ बच्चे हैं उन्होंने हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स में पीएचडी की है, मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में पीएचडी की है। तो ये कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होंगे देन यू कैन परस्यू द हायर्स। ठीक है, तो अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो ढंग से पढ़ लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? यस सर। समझ गए बच्चे? और ये है हमारा, यस। देखो मैंने आपको बताया था, ये देखो वो आपके बुक में दिया हुआ है। पहले हमने नेगेटिव ट्रांसलेशन की, अलाइनमेंट की, फिर रोटेशन की, फिर इनवर्स अलाइनमेंट की, देन उसको वापस लेंगे। ये और ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। पहला स्टेप नेगेटिव ट्रांसलेशन, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये पांचों स्टेप को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द रोटेशन about rotation by an angle theta about arbitrary axis। समझ लगी बच्चे? क्लियर हो गया बच्चे कि नहीं? यस सर। तो ये था। अब आप कहोगे कि सर ये आपका ये बेटा ये एनोटेशन साफ कैसे होते हैं? इसको ऐसे साफ करना पड़ेगा। लंबा काम हो जाएगा। चलो अब आप यू विल से कि ये जो आपने बताया है तो रिफ्लेक्शन में कैसे काम आएगा, तो मैं आपको उसका भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आपने रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई प्लेन किया है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स जेड प्लेन किया है, रिफ्लेक्शन अबाउट ओके। अब आपका ये रिफ्लेक्शन में कैसे काम आएगा? देखो आपने जो रिफ्लेक्शन की है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन की है। ठीक है बेटा, ये तो पता ही है आपको। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई प्लेन की है तो आपके पास ये मैट्रिसेस होती थी, आई थिंक, मेरे को भी अब याद नहीं है, पता है किया है, याद है किसी को बच्चे? यस सर। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई प्लेन हो तो जेड नेगेटिव हो जाता है ना? यस सर। यस है ना? यस और एक्स जेड प्लेन हो तो वाई नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर मैं सिंपल टर्म में रिफ्लेक्शन अबाउट ठीक है, ओके, अगर मैं कहूं कि रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई प्लेन करना है तो यू विल गेट ए डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें 1 1 और -1 और 1 होगा। अगर मैं कहूं रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स जेड प्लेन तो यू विल अगेन गेट ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें 1 1 1 और 1 होगा, और इसमें एक्स जेड है तो वाई नेगेटिव होगा। और अगर आपकी रिफ्लेक्शन अबाउट वाई जेड प्लेन है तो अगेन यू विल गेट ए डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें एक्स नेगेटिव होगा और बाकी वाई जेड पॉजिटिव होगा। नाउ क्वेश्चन अराइज रिफ्लेक्शन अबाउट आर्बिट्रेरी प्लेन। अब बच्चे देखो हमारे पास आर्बिट्रेरी प्लेन, प्लेन का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा प्लेन के बारे में बताता हूं। प्लेन, मान लो हमारे पास कोई एक प्लेन है, ठीक है जी, ये ऐसे करके कोई भी एक प्लेन है, ठीक है जी, दिस इज अवर प्लेन। एनी आर्बिट्रेरी प्लेन। अब प्लेन की डायरेक्शन कैसे मेजर करते हैं? हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ प्लेन? प्लेन की जो डायरेक्शन है वो एक, उससे आप प्लेन के सरफेस के ऊपर से
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, प्लेन के सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एंड दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड द नॉर्मल टू प्लेन, and that perpendicular is designated by a vector v। समझ गए? और ये जो परपेंडिकुलर है यानी कि ये जो नॉर्मल टू प्लेन है, दिस विल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। समझ गए बच्चे? बात समझे हो कि नहीं? यस अब सर। अगर इसको मान लो मेरे पास ये एक्सिस है, मान लो मेरे पास ये एक्सिस है, ये मेरे पास z एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, और ये मेरे पास है, ये है z एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक है जी? अब अगर मैं इस वेक्टर v को z एक्सिस के साथ अलाइन कर दूं, ठीक है जी, तो ये जो मेरा प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये मेरा ऑटोमेटिकली एक्स वाई प्लेन के साथ अलाइन हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? बोलो बच्चे। अगर इसको इसके साथ कर दूं तो ये जो मेरा प्लेन है, ये जो मेरा प्लेन है, ये इस तरीके से, अगर ये मेरा नॉर्मल, यार चल पड़, ऐसे आ जाएगा नॉर्मल। ठीक है जी। अगर मैं अपने, अब ये मेरा है वेक्टर v आफ्टर अलाइनमेंट, आफ्टर अलाइनमेंट, तो जो मेरा वेक्टर v है, यार ये खराब हो गया, आफ्टर अलाइनमेंट मेरा जो वेक्टर v है वो z एक्सिस के साथ अगर अलाइन हो जाता है तो मेरा ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन के साथ अलाइन हो जाएगा कि नहीं? यस सर। लो भाई, हाँ जी बच्चों बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अलाइनमेंट ऑफ वेक्टर v विद वेक्टर k जो है हमारा बड़ा काम आ रहा है। कैसे काम आ रहा है? अगर मुझे रिफ्लेक्शन अबाउट आर्बिट्रेरी प्लेन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहला स्टेप, मुझे प्लेन का ओरिजिन गिवन होगा। मान लो दिस इज द ओरिजिन ऑफ द प्लेन एंड दिस ओरिजिन इज p, x नॉट, y नॉट एंड z नॉट। तो मैं क्या करूंगा? पहला स्टेप कि इस ओरिजिन को ट्रांसलेट करूंगा इस ओरिजिन पे, यहां पे। दूसरा स्टेप, ट्रांसलेशन के बाद मैं जो प्लेन का नॉर्मल है, प्लेन का नॉर्मल यानी वेक्टर v, उसको अलाइन करूंगा z एक्सिस के साथ। तो जब वो z एक्सिस के साथ अलाइन हो जाएगा तो प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन के साथ अलाइन हो जाएगा। तो फिर मैं रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन निकाल लूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जब हम एक्स एक्सिस के साथ अलाइन करेंगे तभी वो एक्स वाई प्लेन पे आएगा, जेड के साथ तो नहीं करेंगे? नहीं 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 बेटे, जो प्लेन के सरफेस से परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या है? एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या है? जेड एक्सिस। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है? जेड एक्सिस। ठीक है ना। तो जब मैं, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जब v जो है z के साथ अलाइन होगा तो ऑफ कोर्स जो सरफेस है वो एक्स वाई प्लेन के साथ अलाइन होगा। लगा पता बच्चे? यस सर। ठीक है। तो तीसरा स्टेप,
चौथा स्टेप इनवर्स अलाइनमेंट, और पांचवा स्टेप ट्रांसलेशन। तो बस ये काम करेंगे तो हमारी रिफ्लेक्शन अबाउट एन आर्बिट्रेरी प्लेन आ जाएगी। क्लियर हुआ बच्चे? ये यस यस सर। सर। मेरे ख्याल से अब हमारे पास टाइम भी बहुत कम रह गया, मीटिंग एंड होने वाली है, तो ये चीज क्लियर होगी आपको सबको? यस यस सर। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा अलाइनमेंट ऑफ वेक्टर v विद k और रिफ्लेक्शन अबाउट रोटेशन अबाउट z एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है जी? ओके सर। आपको सिंपल ये स्टेप भी लिखने हैं 5, पूरी मैट्रिसेस लिखने की जरूरत नहीं है, 5 स्टेप लिख दो। क्लियर हो गया ओके बच्चे? सर। चलो फिर Yes, आज sir. का हम एंड एग्जाम में करते हैं। पूरा ठीक है, अगला मैं है जो असाइनमेंट उसमें डाल दूंगा। ठीक है बेटे, कुछ पूछना है तो बोलो। सर एग्जाम में पूरा ड्राइव करना पड़ेगा ना? बेटे एग्जाम में ना मैं बता